एक विशाल राज्य वीरगढ़ में राजा प्रताप और महारानी सूर्या का शासन था। लेकिन एक रहस्यमयी भविष्यवाणी ने सबको परेशान कर रखा था। महारानी, साधु जी ने कहा था कि हमारे दोनों नवजात पुत्र राज्य के लिए खतरा बन सकते हैं। कोई काल रात्रि राक्षस उसे ले जाएगा और हमारे वंश का अंत हो जाएगा। क्या करें महारानी? अब हम अपने राजकुमारों की रक्षा कैसे करें? महाराज, मैं अपने पुत्रों को कैसे खो दूं? वो मेरा लाल है। लेकिन अगर ये भविष्यवाणी सच है तो हमें कुछ करना होगा, नहीं तो इस राज्य पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ेगी। मैं उसे एक दादी के पास जंगल में छोड़ आती हूँ, शायद वहाँ यह सुरक्षित रहे। ठीक है महारानी, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अगर ये बात पता चली तो वो काल रात्रि राक्षस राज्य में आकर विनाश करेगा। हम राज्य में कहेंगे कि हमारा पुत्र मृत पैदा हुआ है। महारानी ने अपने नवजात पुत्र को रात के अंधेरे में जंगल के पास एक बुढ़िया की झोपड़ी के बाहर छोड़ दिया, जहाँ एक बुढ़िया अकेले रहती थी। अरे, ये इतनी रात में बच्चे की रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? दादी झोपड़ी के बाहर जाकर इधर उधर देखती है। तभी उसे एक छोटा सा बच्चा आंगन में एक टोकरी में रखा दिखाई पड़ता है। अरे अरे, ये किसका बच्चा है? कितना प्यारा है। मुझे इसे भीतर लेकर जाना चाहिए। दादी टोकरी को झोपड़ी के भीतर लेकर आई और बच्चे को बिस्तर पर लिटा दिया। तभी ये कागज का टुकड़ा, इसमें क्या लिखा है? दादी ने पूरी चिट्ठी पढ़ी, जिसमें लिखा था, आप मेरे पुत्र की रक्षा करो, समय आने पर हमें हमारा पुत्र लौटा देना, महारानी सूर्या। ये तो महारानी जी का पुत्र है, लेकिन अब मैं इसका लालन पोषण करूंगी। उसकी दादी ने उसे पाला पोसा। सालों बाद वह बच्चा एक मेहनती किसान बना, जिसका नाम था वीरू। वीरू बेटा, आज खेत में बहुत मेहनत कर ली। तू तो बहुत अच्छा काम करता है। मुझे गर्व है तुझ पर। इस बार हमारी फसल भी अच्छी हुई है। दादी, मेहनत ही तो मेरी पूंजी है और मुझे फसल उगाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दादी, कभी कभी सोचता हूँ कि मेरे माँ बाप कौन हैं? आप कुछ बताते क्यों नहीं? बेटा, तेरे माँ बाप की बात तो छोड़ दे। तू मेरे लिए सब कुछ है और मैं ही तुम्हारे लिए सब कुछ हूँ। बस इतना जान ले कि तेरा भाग्य बहुत बड़ा है। एक दिन तुझे जरूर पता चलेगा। चलो दादी, आज हम इन फलों को राज्य के हट में बेच कर आएं। वीरू और दादी अपनी सेब की टोकरी पकड़कर हाट की ओर जाते हैं। आज इन सेब को बेचकर अच्छा मुनाफा हो जाएगा। वीरू हाट में पहुंचकर जोर जोर से चिल्लाता है, सेब ले लो, ताजे ताजे सेब ले लो। तभी यह आवाज सुनकर राज्य के हाट में एक सैनिक आए और वीरू को देखकर चौंक गए। अरे फल वाले, तेरे चेहरे पर वही तेज है। चल मेरे साथ, मंत्री जी को दिखाना होगा।
चलो, मुझे लगता है तुम महाराज के वंश के हो। सैनिक भैया, मैं तो बस एक किसान हूँ, राजा से क्या लेना देना। दादी, ये क्या कह रहे हैं? सैनिकों, इसे छोड़ दो, ये मेरा पोता है, कोई राजकुमार नहीं। नहीं दादी, ये मामला मंत्री जी देखेंगे। चलो वीरू। वीरू को दरबार में लाया गया। वहाँ मंत्री ने जैसे ही उसे देखा तो उसे पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। महाराज, इस लड़के में आपकी आंखें और महारानी का तेज दिखता है। क्या ये वही पुत्र हो सकता है जिसे हमने खोया समझा था? महारानी सूर्या, देखो, क्या ये हमारा लाल है? देखो कितना बड़ा हो गया है। हाँ महाराज, ये मेरा पुत्र है। मैंने इसे जंगल में छोड़ा था ताकि राक्षस राजमहल से इसे ना ले जाए। तभी साधु दरबार में आए और उन्होंने एक नया रहस्य खोला। महाराज, ये लड़का आपका पुत्र है, लेकिन भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई थी। राक्षस अभी भी जंगल में है और अब ये आपके राज्य को नष्ट करने की योजना बना रहा है। वीरू ही इसे रोक सकता है, क्योंकि इसके खून में आपके वंश का खून बह रहा है। साधु जी, मैं तो बस खेत जोतता हूँ, राक्षस से कैसे लड़ूंगा? बेटा, तेरे अंदर छिपी शक्ति अभी जागी नहीं, लेकिन एक और रहस्य है। तेरे साथ तुम्हारी माँ महारानी सूर्या ने एक और बच्चा जंगल में छोड़ा था। तेरा जुड़वा भाई, वो कहाँ है ये कोई नहीं जानता। महाराज, अगर दूसरा बच्चा जिंदा है तो क्या वो राक्षस के साथ मिल गया होगा? अगर ऐसा हुआ तो इस राज्य के लिए खतरा और बढ़ सकता है। वीरू, तुम हमारा खून हो, तैयार हो जाओ। हमें राक्षस को खत्म करना होगा और तेरे भाई का पता लगाना होगा। मुझे लगता है उसे काल रात्रि ने अपने वश में कर लिया है। महाराज, अगर मैं आपका बेटा हूं तो ये मेरा कर्तव्य है। दादी, आपकी बात सच थी, मेरा भाग्य बड़ा है। मुझे पता नहीं था कि मेरे पूर्वज राजा महाराजा थे। बेटा, मैंने तुझे हमेशा सच कहा। अब तू जा, अपने राज्य को बचा, इसी में ही इस राज्य की भलाई है। वीरू ने अपने पिता राजा प्रताप की सेना के साथ जंगल की ओर कूच किया। साथ में सभी लोग आए। अब राक्षस का खतरा सिर पर था और उसके जुड़वा भाई का रहस्य सभी के मन में कौंध रहा था। वीरू, ये जंगल अब तेरा पहला इम्तिहान है। राक्षस को हराना होगा, वरना हमारा राज्य खत्म हो जाएगा। क्या तुम तैयार हो? महाराज, मैंने खेतों में मेहनत की है, हल चलाया है। मैंने आज तक कोई युद्ध और तलवारबाजी नहीं की, लेकिन मैं अपने भाई को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब इस जंगल में अपने खून का सबूत दूंगा कि मैं कौन हूं। जंगल में पहुंचते ही एक भयानक कोहरा छा गया। तभी साधु ने अपनी छड़ी हवा में लहराई। सावधान, राक्षस का पहला जाल शुरू हो चुका है। ये कोहरा उसकी शक्ति है। महाराज, ये कोहरा इतना घना है, कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर राक्षस ने हमला किया तो? डरो मत सैनिक, हम सभी साथ में हैं। वीरू, कुछ बोलो। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, कोई आवाज, कोई मुझे बुला रहा है। ये दादी की आवाज नहीं है, ना ही आपकी। ये मेरा भाई हो सकता है। आप लोग शांत रहिए। तभी कोहरे के बीच से एक युवक निकला जो वीरू से मिलता जुलता था, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा था।
तो आखिर तू आ ही गया वीरू। मैं काला हूं, तेरा खोया हुआ भाई। राक्षस मेरा गुरु है और मैं उसकी सेना का सेनापति। ये राज्य मेरा होगा और मैं इसे हासिल करके अपने गुरु के चरणों में रख दूंगा। काला, तू मेरा भाई है। मां ने हमें बचाने के लिए हमें अलग अलग छोड़ा था और तू राक्षस का गुलाम बन गया। बचाने के लिए हमें त्याग दिया था। बचपन में मैं जंगल में भटकता रहा, भूखा प्यासा। इस राक्षस ने मुझे शक्ति दी, मेरा पालन पोषण किया। अब मैं उसे राजा बनाऊंगा और तुझे खत्म करूंगा। काला, मेरे बेटे, यह सच नहीं है। मैंने तुम दोनों को राक्षस से बचाने के लिए छोड़ा था। मुझे माफ कर दे। माफी? अब बहुत देर हो चुकी है माँ। वीरू, तैयार हो जा। यह जंगल हम में से किसी एक की कब्र बनेगा। तभी राक्षस की गर्जना जंगल में गूंजी। और एक विशाल काय छाया कोहरे से बाहर निकली, जिसके हाथों में आग की मसालें थीं। काला, तेरा भाई तो कमजोर है, इसे खत्म कर और मैं तुझे इस राज्य का राजा बनाऊंगा। वीरू, तेरा भाग्य आज खत्म होगा। राक्षस, तूने मेरे भाई को भटकाया और उसके मन में जहर घोलने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे वापस लाऊंगा और तुझे खत्म करूंगा। काला, अभी भी वक्त है, हमारे साथ आ जा। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा वीरू, राक्षस ही मेरा सब कुछ है। काला, तेरे अंदर अभी भी ठीक होने के आसार हैं। तेरा भाई तुझे बचा सकता है। राक्षस झूठ बोलता है, वो तुझे राजा नहीं बनाएगा बल्कि गुलाम रखेगा। आ जाओ, आ जाओ। काला के मन में उथल पुथल मच गई। वीरू ने तलवार उठाई और राक्षस की ओर बढ़ा। वीरू और राक्षस आमने सामने थे, जबकि काला अपने मन की द्वंद में उलझा हुआ था। वीरू, तू एक किसान है, मेरे सामने क्या करेगा? राक्षस, मैं किसान हूं, पर मेहनत और हिम्मत मेरा हथियार है। तूने मेरे भाई को बहकाया, लेकिन मैं उसे और अपने राज्य को बचाऊंगा। वीरू, सावधान, राक्षस की मशाल से आग की लपटें आ रही हैं। वीरू ने एक तेज छलांग लगाई और राक्षस की मसाल को तलवार से काट दिया, लेकिन राक्षस ने अपने विशाल पंजे से वीरू को दूर फेंक दिया। राक्षस, मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। सैनिकों, हमला करो। महाराज, हमें राक्षस को घेरना होगा। वीरू को समय दो, वो उठेगा। लेकिन काला अभी भी खड़ा क्यों है? वीरू मेरे लिए लड़ रहा है, माँ मेरे लिए रो रही है। क्या मैं सच में गलत रास्ते पर हूं? लेकिन राक्षस ने मुझे शक्ति दी, मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी महारानी सूर्या काला के पास पहुंची और अपने हाथों को फैलाकर बोली, काला, मेरे बेटे, वापस आ जा। मैंने तुझे छोड़ा क्योंकि राक्षस तुझे ले जाता, लेकिन मैंने तुम्हें कभी दिल से नहीं छोड़ा। तेरा भाई तुझे बुला रहा है, उसका साथ दे। माँ, तुमने मुझे त्याग दिया था, मैं अकेला था। राक्षस ने मुझे अपनाया, अब मैं कैसे भरोसा करूं? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। बेटा काला, एक माँ का दिल देख।
मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए अपनी खुशी की कुर्बानी की। मैंने तुम्हारे बचपन को नहीं जिया। वीरू तेरे लिए अपनी जान दे रहा है। उसे अकेला मत छोड़ काला, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। काला की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने काले त्रिशूल को देखा और फिर वीरू को देखा जो राक्षस से लड़ते हुए घायल हो रहा था। तभी साधु ने फिर हस्तक्षेप किया। पुत्र काला, तेरे पास एक मौका है। राक्षस की शक्ति तुम हो, वो तुझे इस्तेमाल कर रहा है। तेरे भाई के साथ मिलकर तू इसे हरा सकता है। तेरे अंदर भी वही खून है, राजा का खून। साधु जी, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही रास्ता दिखाए। वीरू, मैं आ रहा हूं। काला ने अपना त्रिशूल उठाया और राक्षस की ओर दौड़ा। उसने वीरू के साथ मिलकर हमला किया। दोनों भाइयों की ताकत ने राक्षस को पीछे धकेल दिया। काला, तू आ गया। अब हम साथ हैं। इस राक्षस को खत्म करते हैं। मुझे माफ कर, मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन अब मैं तेरे साथ हूं। राक्षस, तेरा खेल खत्म हुआ। तूने हमारे परिवार को बर्बाद किया, मेरा बचपन छीना। तुम दोनों मिल गए हो, फिर भी तुम मेरी शक्ति के सामने कमजोर हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को राख कर दूंगा। युद्ध और तेज हो गया। वीरू और काला ने एक साथ राक्षस के सीने में अपने हथियार घोंप दिए। राक्षस चीखा और उसका शरीर कोहरे में बदलकर गायब हो गया। लेकिन तभी एक नई छाया जंगल में उभरी, एक और राक्षस जो पहले से बड़ा और भयानक था। वीरू, काला, रुक जाओ। ये असली राक्षस नहीं था। असली खतरा अभी बाकी है। मैं आ रही हूँ, रुको। दादी, आप यहाँ कैसे? और ये नए राक्षस कौन है? क्या हमने गलत दुश्मन को हराया? अब क्या होगा? दादी तेजी से जंगल में पहुंची। उनके हाथ में एक पुरानी ताबीज थी। नया राक्षस गर्जना कर रहा था। वीरू, काला, ये असली राक्षस है। कालरात्रि, पहला राक्षस इसका सेवक मात्र था, जिसने तुम्हारे जन्म पर इस राज्य को खतरे में डाला था। दादी, आपको ये सब कैसे पता? और ये ताबीज क्या है? मैं कोई साधारण दादी नहीं, मैं तुम्हारी माँ की गुरु थी, एक तपस्विनी। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ा तो टोकरी में एक चिट्ठी थी, जिसमें महारानी ने सब कुछ लिखा था और मैंने तुम्हें पाला। ये ताबीज कालरात्रि की कमजोरी है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने की शक्ति तुम दोनों भाइयों में है। दादी, तो आप शुरू से सब जानती थी, फिर हमें पहले क्यों नहीं बताया? कालरात्रि ने अपनी विशाल भुजा उठाई और आग की एक लहर सभी की ओर भेजी। सूर्य, बच्चों को बचाओ, मैं इस राक्षस से लड़ता हूँ। सैनिक, मेरे पीछे आओ। महाराज, आप अकेले नहीं जाएंगे। वीरू, काला, दादी की बात मानो, ये हमारा आखिरी मौका है। महाराज, हम आपके साथ हैं, लेकिन ये राक्षस बहुत ही शक्तिशाली है। हमें जल्दी करनी होगी, नहीं तो हमें जलाकर भस्म कर देगा। वीरू और काला ने ताबीज दादी को सौंपा। दादी ने उसे हवा में उठाया
और एक मंत्र पढ़ना शुरू किया। ताबीज से सुनहरी रोशनी निकली जो काल रात्रि की ओर बढ़ी। तुम्हारी ये चाल काम नहीं करेगी बूढ़ी औरत। मैं तुम सबको नष्ट कर दूंगा। तुम्हारा राज्य मेरा होगा। काल रात्रि, तेरी शक्ति इस ताबीज के सामने कुछ नहीं। वीरू और काला का खून जो राजा और महारानी का है तुझे बांधेगा। भाई, हमें क्या करना है? ये रोशनी हमें बुला रही है। वीरू, दादी पर भरोसा करो। शायद हमें इस ताबीज को छूना होगा। दोनों भाइयों ने ताबीज को एक साथ छुआ। ताबीज से निकली रोशनी और तेज हो गई और एक सुनहरा जाल बनकर काल रात्रि को जकड़ने लगा और राक्षस चीखने लगा। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम मामूली इंसान मुझे कैसे हरा सकते हो? काल रात्रि ये मामूली इंसान नहीं है। महाराज देखिए, राक्षस कमजोर पड़ रहा है। मेरे बेटो, तुमने हमारा मान रखा है। सूर्य, हमारे बच्चे सच्चे योद्धा हैं। हाँ महाराज, मैंने इन्हें खोया था, लेकिन आज इन्होंने मुझे सब कुछ लौटा दिया। काल रात्रि की चीखें धीरे धीरे शांत हुईं और ताबीज की शक्ति ने उसे एक काले पत्थर में बदल दिया जो जंगल की मिट्टी में समा गया। लेकिन तभी दादी जमीन पर गिर पड़ी। दादी, आपको क्या हुआ? उठो। दादी, आपने हमें बचाया। आपको क्या हुआ? उठो दादी, उठो। बेटा, मेरी शक्ति इस ताबीज के साथ खत्म हो गई, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुम दोनों साथ हो। अब राज्य तुम्हारा है, मुझे विदा दो। दादी, आपने मेरे बच्चों को पाला, हमें बचाया। हम आपके बिना क्या करेंगे? सूर्या, अपने बच्चों को प्यार देना। वीरू और काला राज्य को संभालो। मेरा समय पूरा हुआ। दादी ने आखिरी सांस ली और उनकी आत्मा शांति से चली गई। वीरू, काला, तुमने ना सिर्फ राक्षस को हराया, बल्कि हमारे राज्य का सम्मान भी बचाया है। अब यह राज्य तुम दोनों का है। मेरे बेटों, मैंने तुम्हें खोया था, लेकिन आज तुम दोनों मेरे लिए हीरे बनकर लौटे हो। अब हमें साथ मिलकर राज्य को संभालना है। महाराज, माँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन दादी की बातें अभी भी मेरे मन में गूंज रही हैं। क्या सच में सारी समस्या और खतरा खत्म हो गया? हाँ वीरू, मुझे भी लगता है कि काल रात्रि के अंत के साथ कुछ और शुरू होने वाला है। दादी ने कहा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। तभी साधु आगे आए और सभी को चौंका देने वाली बात कही। महाराज, वीरू और काला ने काल रात्रि को हराया, लेकिन उसकी शक्ति पूरी तरह नष्ट नहीं हुई। वो काला पत्थर जिसमें वो कैद हुआ, वो एक बीज है। अगर इसे गलत हाथों में पड़ने दिया तो नया राक्षस जन्म ले सकता है। तो क्या करें? उस पत्थर को नष्ट करना होगा। नहीं मंत्री, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। इसे एक ऐसी जगह छिपाना होगा जहां कोई पहुंच ना सके, और ये काम वीरू और काला को करना होगा। साधु जी, बताइए वो जगह कहाँ है? हम तैयार हैं। हाँ भाई, हमने साथ में राक्षस को हराया, अब ये पत्थर भी साथ में छिपाएंगे। साधु ने एक पुराना नक्शा निकाला और उसे वीरू को थमाया। नक्शे में एक पहाड़ी का चित्र था
जिसके नीचे एक गुफा थी। ये गुफा हिम पर्वत के नीचे है। वहां एक प्राचीन मंदिर है जहां ये पत्थर सुरक्षित रहेगा, लेकिन रास्ता खतरनाक है। जंगली जानवर, बर्फीले तूफान और एक अनजान शक्ति वहां पहरा देती है। बेटो, ये यात्रा आसान नहीं होगी। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? महाराज, आप राज्य संभालें, ये हमारा कर्तव्य है। काला, चलो मेरे साथ। हाँ वीरू, पहले राक्षस से लड़े, अब बर्फ से लड़ेंगे। माँ, हमारे लिए प्रार्थना करना। भगवान तुम्हारी रक्षा करे मेरे बच्चों, जल्दी लौट कर आना। काला और वीरू ने काले पत्थर को एक लोहे के संदूक में बंद किया और हिम पर्वत की ओर चल पड़े। सैनिक उन्हें जंगल के किनारे तक छोड़ आए। रास्ते में बर्फीला तूफान शुरू हो गया। काला, ये तूफान सामान्य नहीं लगता। क्या ये उस पत्थर की शक्ति है? हाँ, हो सकता है भाई, लेकिन हमें हार नहीं माननी। देख, वो पहाड़ी दिख रही है, बस थोड़ा और चलना है। तभी तूफान में से एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। तुम कौन हो जो मेरे क्षेत्र में आए हो? वो पत्थर मुझे दो, वरना ये बर्फ में तुम्हारी कब्र बन जाएगी। हम वीरू और काला हैं, इस राज्य के वारिस। ये पत्थर तुम्हारा नहीं, इसे हम मंदिर में छिपाएंगे। जो भी हो, हमसे टकराने की हिम्मत नहीं करना। ये पत्थर तुझे नहीं मिलेगा। तूफान से एक विशाल बर्फ का प्राणी प्रकट हुआ, एक सफेद राक्षस जिसके हाथों में बर्फ की तलवारें थीं। उसकी आंखें नीली चमक रही थीं। वीरू और काला ने एक दूसरे को देखा और अपनी तलवारें निकाल ली। काला, ये हमारा अगला इम्तिहान है, तैयार हो जाओ। मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ भाई। इस बर्फ के राक्षस को दिखाते हैं कि हमारा खून कितना गर्म है। बर्फ के राक्षस ने हमला किया। हिम पर्वत की बर्फीली चोटी पर वीरू और काला बर्फ के राक्षस से भिड़ गए। तूफान और तेज हो गया था। संदूक में बंद काला पत्थर हल्का हल्का चमक रहा था, मानो उसमें कोई शक्ति जाग रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम इस पत्थर को मुझसे छिपा सकते हो? ये मेरे गुरु काल रात्रि का अंश है। इसे मुझे सौंप दो, वरना ये बर्फ तुम्हें निगल लेगी। काल रात्रि को हमने हराया और तुझे भी हराएंगे। ये पत्थर तेरे हाथ नहीं लगेगा। वीरू, इसके बाएं पैर पर निशाना लगाओ। ये बर्फ का बना है, इसे तोड़ा जा सकता है। वीरू और काला ने एक साथ हमला बोला। वीरू ने राक्षस के पैर पर तलवार मारी तो काला ने उसकी भुजा पर प्रहार किया, लेकिन राक्षस ने अपनी तलवार से दोनों को पीछे धकेल दिया। तुम्हारी हिम्मत अच्छी है, पर मेरी शक्ति बर्फ से आती है। ये तूफान मेरी ताकत बढ़ाता है। तुम थक जाओगे और मैं जीत जाऊंगा। काला, ये सही कह रहे हैं। हमें कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। ये संदूक, शायद इसका जवाब यही है। भाई, ये पत्थर चमक रहा है, क्या इसे खोलें? शायद दादी की शक्ति इसमें बची हो। दोनों भाइयों ने संदूक खोला और काले पत्थर से एक सुनहरी रोशनी निकली, वही रोशनी जो दादी के ताबीज से आई थी। रोशनी ने बर्फ के राक्षस को छुआ और वह पीछे हट गया।
ये क्या है? ये रोशनी, ये मुझे जलाती है। रुक जाओ, रुक जाओ। काला, ये वही शक्ति है जिसने काल रात्रि को हराया था। दादी ने इस पत्थर में छिपा दिया था। तो चल, इसे इस्तेमाल करते हैं। इस राक्षस को खत्म करो, फिर मंदिर तक पहुंचे। वीरू और काला ने पत्थर को ऊंचा उठाया। रोशनी तेज हो गई और एक सुनहरा तीर बनकर बर्फ के राक्षस के सीने में जा घुसा और बर्फ के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब तूफान शांत हो गया और रास्ता साफ हो गया। काला, हमने कर दिखाया। दादी की शक्ति हमारे साथ थी। हाँ भाई, अब बस मंदिर तक पहुंचना है। चलो, देर ना करें। दोनों भाइयों ने काले पत्थर को गुफा के एक मंदिर में चमकते हुए सिंहासन पर रखा। तभी पत्थर से आखिरी बार रोशनी निकली और वह पत्थर समा गया। गुफा का दरवाजा बंद हो गया और वीरू और काला हिम पर्वत से लौट पड़े। वीरू, काला, तुमने साबित कर दिया है कि तुम मेरे वारिस हो। अब मैं निश्चिंत होकर सिंहासन तुम्हें सौंप सकता हूँ।